नमस्कार दोस्तों, रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार साव। आज हम अपनी बायोलॉजी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही जरूरी चैप्टर पर बात करेंगे, ऊतक यानी टिश्यूज। अगर आप एसएससी, आरआरबी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक जिंदा प्राणी और एक घर, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? पर यकीन मानिए, यही एनालॉजी हमारे आज के टॉपिक यानी टिश्यूज को समझने की चाबी है। इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है। जैसे एक घर ईंटों से बनता है, ठीक वैसे ही हर जिंदा चीज भी छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बनी होती है। पर बायोलॉजी में हम इन ईंटों को कुछ और कहते हैं, और वो नाम है कोशिका यानी कि सेल। ये लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है, वो बेसिक ईंट जिससे हर जिंदा चीज बनी है। तो सवाल यह है कि ये अकेली ईंटें यानी सेल्स मिलकर कुछ बड़ा कैसे बनाती हैं? वेल, ये बनाती हैं स्पेशलिस्ट्स की टीम। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। अब जरा सोचिए, अमीबा जैसा कोई जीव है। वो एक वन मैन आर्मी की तरह है। एक ही सेल खाना, सांस लेना, चलना सब कुछ कर लेता है। लेकिन हम जैसे जीवों में लाखों सेल्स होते हैं। यहां आता है कंसेप्ट श्रम विभाजन का, यानी डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा। हमारी मसल सेल्स हिलने डुलने का काम करती हैं, नर्व सेल्स मैसेज पहुंचाती हैं और ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्टर का काम करती हैं। हर किसी का अपना एक खास काम है। और बस जब एक जैसे सेल्स का ग्रुप एक साथ मिलकर कोई एक खास काम, वो भी पूरी एफिशिएंसी के साथ करता है, तो उसी ग्रुप को हम कहते हैं ऊतक यानी कि टिश्यूज। तो याद रखिए, टिश्यूज का मतलब है स्पेशलिस्ट्स की टीम। तो आज के हमारे सफर में हम देखेंगे कि सेल्स से टीम्स कैसे बनती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या फर्क है, और फिर हम उनके अपने अपने स्पेशल टूलकिट के बारे में भी जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं लाइफ के दो सबसे बड़े ब्लूप्रिंट्स की, प्लांट्स और एनिमल्स की। देखते हैं कि इनके बीच जो फर्क है वो उनके टिश्यूज पर कैसे असर डालता है। यहाँ ना हमें लाइफ की दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेटेजी देखने को मिलती हैं। पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, स्थिर होते हैं, तो जाहिर है उन्हें एनर्जी भी कम चाहिए, और वो सीधे खड़े रह सकें इसके लिए उनमें बहुत सारे डेड सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे लकड़ी। वहीं दूसरी तरफ है जानवर, जो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं खाने के लिए, रहने के लिए, तो उन्हें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, और उनके ज्यादातर टिश्यूज भी जिंदा होते हैं, एक्टिव होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट को जरा गहराई से समझते हैं। पौधों ने अपनी एक जगह पर रहने वाली जिंदगी के लिए अपने टिश्यूज को कैसे ढाला है। चलिए देखते हैं कि इनके स्पेशल टूलकिट में क्या क्या है। मोटे तौर पर हम प्लांट्स के टिश्यूज को 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं बढ़ने वाले टिश्यूज, जो पौधे की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। फिर आते हैं स्पेशलिस्ट टिश्यूज, जो खाना स्टोर करने या फ्लेक्सिबिलिटी देने जैसे खास काम करते हैं। और आखिर में हैं पाइपलाइन टिश्यूज, जो पूरे पौधे में पानी और खाने को पहुंचाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है पता है? नारियल का छिलका। ये पौधे को एकदम कड़क और मजबूत बनाता है। इसके सेल्स डेड होते हैं और लिग्निन नाम के एक केमिकल से सीमेंट की तरह पक्के हो जाते हैं, जिससे पौधे को जबरदस्त मजबूती मिलती है। अब यहाँ 2 और स्पेशलिस्ट टिश्यूज को देखिए। लेफ्ट में है पैरेन्काइमा। ये पौधे की पैकिंग मटेरियल की तरह है। इसका काम है खाना स्टोर करना। और राइट साइड में है कॉलिनकाइमा। कभी सोचा है कि पौधे की टहनी तेज हवा में झुक तो जाती है, पर टूटती क्यों नहीं? बस कॉलिनकाइमा के इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। अच्छा, अब आते हैं पौधे के अंदर के पाइपलाइन सिस्टम पर। जाइलम एक वन वे रोड की तरह है, जो जड़ों से पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम एक 2 वे हाईवे जैसा है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक, ऊपर नीचे सब जगह पहुंचाता है। तो प्लांट्स की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे ब्लूप्रिंट पर, यानी एनिमल्स पर। जानवरों के ऊतक मूवमेंट, कम्युनिकेशन और मुश्किल कामों के लिए बने हैं। आइए अब इनके टूलकिट को एक्सप्लोर करते हैं। जानवरों के शरीर में मेनली 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियमी टिश्यू एक कवरिंग की तरह काम करता है, जैसे हमारी स्किन। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी पार्ट्स को जोड़ने और सपोर्ट देने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू हमें चलने फिरने में मदद करता है, और नर्वस टिश्यू, वो तो बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है। कनेक्टिव टिश्यू का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है हमारा खून यानी ब्लड। ये एक लिक्विड टिश्यू है, जिसका मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा, गैस, खाना और वेस्ट को पूरी बॉडी में घुमाता रहता है। यह सच में हमारी बॉडी का अल्टीमेट कनेक्टर है।
अब जरा मस्कुलर टिश्यू पर नजर डालते हैं। इसके 3 मेन टाइप्स हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स वो हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारी मर्जी से चलती हैं, जैसे हाथ पैर हिलाना। स्मूथ मसल्स अपने आप काम करती हैं, जैसे हमारे पेट का खाना पचाना। और कार्डियक मसल्स, ये तो दिल की मसल्स हैं जो बिना रुके जिंदगी भर धड़कती रहती हैं। और आखिर में आता है नर्वस टिश्यू। इसकी बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। ये एक ऐसा स्पेशल सेल है जो हमारी बॉडी में किसी बिजली के तार की तरह काम करता है, जो दिमाग तक और दिमाग से मैसेज को पलक झपकते ही पहुंचा देता है। और जरा ये सोचिए, एक सिंगल नर्व सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है ना कमाल की बात। ये बस यही दिखाता है कि ये सेल्स लंबी दूरी तक तेजी से सिग्नल भेजने के लिए कितने स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सिंपल सेल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनाते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में लाइफ को मुमकिन बनाते हैं। चलिए अब फटाफट सब कुछ समेटते हैं। तो आज की सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि नारियल के छिलके की वो जबरदस्त मजबूती हो या हमारे दिल की धड़कन, ये सब कुछ टिश्यूज की वजह से ही मुमकिन है। ये वो स्पेशलिस्ट टीमें हैं जो जिंदगी के हर काम को अंजाम देती हैं। एक अकेले सेल से शुरू हुई कहानी आज एक सोचने समझने वाले दिमाग तक पहुंच चुकी है। ये टिश्यूज वाकई में लाइफ के एक्सपर्ट्स हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इवोल्यूशन के सफर में ये स्पेशलिस्ट टीम्स आगे और क्या कमाल करने वाली हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पौधों की ग्रोथ के बारे में। आज हम उन स्पेशल टिश्यूज के बारे में जानेंगे जो ये सारा कमाल करते हैं। चलिए पौधों के इस ग्रोथ इंजन के राज को खोलते हैं। कभी सोचा इस बारे में कि एक पौधा एक ही टाइम पर ऊपर से लंबा भी हो रहा है और तने से चौड़ा भी हो रहा है? ये होता कैसे है ना कमाल की बात। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आखिर क्या है इस डबल ग्रोथ के पीछे का सीक्रेट? इसका जवाब छिपा है सेल्स की एक बहुत ही स्पेशल टीम में। ये वो सेल्स हैं जो लगातार मतलब नॉन स्टॉप डिवाइड होती रहती हैं। साइंस की भाषा में इस टीम को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या हिंदी में विभाज्योतक ऊतक। असल में ये पौधे की सुपर सेल्स हैं जिनके पास लगातार डिवाइड होने की पावर होती है। और हाँ, ये पौधे में हर जगह नहीं बल्कि कुछ खास जगहों पर ही मिलती है। चलिए इसको और सिंपल बनाते हैं। सोचिए कि ये पौधे के परमानेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे ईंटों से पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है ना, बस वैसे ही इन सेल्स से पूरा का पूरा पौधा बनता है। तो अब जब हम जान गए हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो थोड़ा जूम इन करके देखते हैं कि आखिर इन ग्रोथ सेल्स में ऐसा क्या खास है। पहली बात, ये सेल्स बहुत एक्टिव होती हैं, एकदम एनर्जी से भरे बच्चों की तरह। इनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो काफी घना होता है। इनकी सेल वॉल्स पतली सी होती हैं और इनका न्यूक्लियस मतलब केंद्रक एकदम बड़ा और साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन एक मिनट, इनमें एक चीज मिसिंग है, एक बहुत जरूरी चीज, वैक्यूल्स यानी रसधानियां। सोचिए जरा, ऐसा क्यों होगा? जवाब बहुत सिंपल है भाई, वैक्यूल्स का काम क्या होता है? खाना पानी स्टोर करना, राइट? और ये सेल्स ये तो 24 घंटे सिर्फ डिवाइड होने में बिजी हैं। इनके पास कुछ भी स्टोर करने की फुर्सत ही कहां है। तो देखा, फंक्शन और स्ट्रक्चर का कितना बढ़िया कनेक्शन है। तो अब हम इन बिल्डर सेल्स के बारे में जान चुके हैं। अब सवाल यह है कि ये काम कहां करती हैं? पौधे में इनके काम करने की जगहें कौन सी हैं? पौधे की जो पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है ना, उसमें मेनली 3 वर्क जोन होते हैं जहां सारी ग्रोथ होती है। ये डायग्राम समझिए कि उन जोन्स का मैप है। तो सबसे पहले आता है जोन 1, एपिकल मेरिस्टेम। हिंदी में इसे कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शीर्ष मतलब टॉप पर। तो ये टिश्यू पौधे के एकदम टिप पर मिलता है, मतलब तने की चोटी पर और जड़ों के सबसे आखिरी सिरे पर। और इसका काम बस एक, पौधे की लंबाई बढ़ाना। इसी की वजह से पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है और जड़ें जमीन में और नीचे जाती हैं। ओके, लंबाई की बात हो गई। अब चौड़ाई का क्या? उसके लिए है जोन 2, लैटरल मेरिस्टेम। इसे कैम्बियम भी कहते हैं। ये तने के साइड्स में मतलब किनारों पर होता है और इसका काम है पौधे की मोटाई या कह लीजिए कि उसका घेरा बढ़ाना। जब हम देखते हैं ना कि कैसे एक पतला सा तना वक्त के साथ मोटा होता जाता है, वो इसी लैटरल मेरिस्टेम का कमाल है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी जोन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये टिश्यू नोड्स के पास मिलता है। नोड्स मतलब तने पर वो जगह जहां से पत्तियां या टहनियां निकलती हैं। तो इसका काम है शाखाओं और पत्तियों को तने से बाहर निकालने में मदद करना। पौधे का जो पूरा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है ना, वो इसी की वजह से बनता है।
तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। एपिकल यानी टिप वाला लंबाई बढ़ाता है, लैटरल यानी साइड वाला चौड़ाई बढ़ाता है, और इंटरकैलरी जो नोड्स के पास है वो ब्रांचिंग में मदद करता है। सिंपल है ना? बस लोकेशन याद रखिए, फंक्शन अपने आप याद रहेगा। तो ठीक है, ये सेल्स ग्रोथ के लिए बनी हैं, हमेशा डिवाइड होती रहती हैं। पर सोचिए, जब ये डिवाइड होना बंद कर देती हैं तब क्या होता है? ये सेल्स जाती कहाँ है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा हमारी अगली चर्चा में। तो कभी सोचा है कि जब पौधे की कोशिकाएं मतलब सेल्स बढ़ना बंद कर देती हैं तो वो आखिर करती क्या है? अरे वो काम पर लग जाती हैं। आज हम इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं जब एक सेल अपना पहला पक्का काम चुनती है। हाँ, तो सवाल यही है। सोचिए, एक सेल जो लगातार डिवाइड हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, अचानक वो रुक जाती है। फिर क्या? जैसे हम लोग बड़े होकर कोई नौकरी या प्रोफेशन चुन लेते हैं, ठीक वैसा ही कुछ इन सेल्स के साथ भी होता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। और इस कमाल की प्रक्रिया का एक नाम भी है। इसे कहते हैं विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन। मतलब सेल अब तय कर लेती है कि उसे पौधे के लिए क्या बनना है। एक तरह से ये उसका करियर चुनने जैसा है। वो पौधे के अंदर एक स्पेशलिस्ट वर्कर बन जाती है। तो चलिए मिलते हैं पहले करियर पाथ से। इसका नाम है पैरेन्काइमा और इसे हम प्यार से कह सकते हैं पौधे का पैकर। अब आप सोच रहे होंगे, पैकर क्यों? आइए जानते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पौधे की पैकिंग मटेरियल हो। जब हम कोई सामान पैक करते हैं तो खाली जगह भरने के लिए थर्माकोल या कागज डालते हैं ना, बस ये ऊतक मतलब टिश्यू पौधे के अंदर खाली जगह को भरता है और साथ ही एक गोदाम की तरह काम करता है। अब जरा इसकी बनावट देखिए। ये सेल्स जिंदा होती हैं। इनकी दीवारें पतली पतली होती हैं और ये एक दूसरे से सटकर नहीं बल्कि ढीले ढाले तरीके से पैक होती है। इसी लूज पैकिंग की वजह से इनके बीच में काफी खाली जगह मतलब स्पेस बच जाता है और यही स्पेस खाना स्टोर करने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब देखिए, जब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। साफ दिख रहा है ना कि दीवारें कितनी पतली हैं और सेल्स के बीच में कितनी सारी खाली जगह है। यही इसकी पहचान है, एक बेहतरीन स्टोरेज यूनिट। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कभी कभी इन पैकर सेल्स को कुछ स्पेशल असाइनमेंट मिलते हैं। अगर इनमें क्लोरोफिल भर जाए तो ये पौधे के लिए सोलर पैनल बन जाती हैं और खाना बनाती हैं। तब हम इन्हें कहते हैं क्लोरेन्काइमा। और पानी में रहने वाले पौधों में ये सेल्स अपने अंदर हवा भर लेती हैं और पौधे को तैरने में मदद करती हैं, एक लाइफ जैकेट की तरह। तब इनका नाम हो जाता है एरेन्काइमा। है ना कमाल? तो पैकर का काम तो हमने देख लिया। अब दूसरे करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कोलेनकाइमा। इसका काम पौधे को लचीलापन देना है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के स्केल के बारे में सोचिए। आप उसे मोड़ सकते हैं, वो टूटता नहीं है। बस कोलेनकाइमा भी यही करता है। पौधे की टहनियां और बेलें जो हवा में लहराती हैं और मुड़ जाती हैं लेकिन टूटती नहीं, वो इसी की वजह से होता है। इसके बनावट ही इसकी असली ताकत है। ये सेल्स भी जिंदा हैं और लंबी हैं, लेकिन इनका राज इनके कोनों में छिपा है। ये कोनों पर मतलब कॉर्नर्स पर मोटी हो जाती हैं। ये मोटाई इन्हें मजबूती देती है लेकिन बीच में लचीलापन भी बनाए रखती है और इनके बीच में खाली जगह लगभग न के बराबर होती है। और ये देखिए, इस तस्वीर में ये कोनों की मोटाई कितनी साफ दिख रही है। यही वो कमाल का डिजाइन है जो पौधे को झुकने की मुड़ने की ताकत देता है बिना टूटे। सच में प्रकृति एक बेहतरीन इंजीनियर है। अब बारी है आखिरी और शायद सबसे मजबूत, सबसे कठोर करियर की, जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। सीमेंट, बिल्कुल सही सुना, ये पौधे का सीमेंट है। इसका एक ही काम है, पौधे को कठोर और सख्त बनाना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल नारियल का छिलका। कभी सोचा है वो इतना हार्ड क्यों होता है? हाँ, इसी टिश्यू की वजह से। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कोशिकाएं मरी हुई होती हैं, डेड सेल्स। इनकी दीवारों पर लिग्निन नाम का एक केमिकल जमा हो जाता है जो सीमेंट की तरह मजबूत होता है। दीवारें इतनी मोटी हो जाती हैं कि सेल के अंदर कोई जगह ही नहीं बचती। इनका एकमात्र मकसद होता है पौधे को ढांचागत मजबूती देना। यहाँ देखिए इसकी बनावट कितनी जबरदस्त है। चाहे आप इसे आड़ा काट कर देखें या लंबा, दीवारें कितनी मोटी और घनी हैं। अंदर कोई जगह ही नहीं है।
यही वो संरचना है जो नारियल के छिलके जैसी चीजों को चट्टान जैसी मजबूती देती है। तो हमने 3 अलग-अलग तरह के वर्कर्स से मुलाकात की। चलिए फटाफट से एक बार तीनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो एक नजर में देखें तो सबसे पहले था पैरेन्काइमा, हमारा जिंदा पैकर जो खाना स्टोर करता है। फिर आया कोलेनकाइमा जो जिंदा तो है पर एक बेंडर की तरह काम करता है, मतलब लचीला सहारा देता है। और आखिर में स्क्लेरेनकाइमा जो कि डेड है और पौधे का हार्डनर यानी सीमेंट है। 3 अलग-अलग करियर और तीनों ही पौधे के लिए बेहद जरूरी। तो ये तो थे सिंपल वर्कर्स, अकेले अकेले काम करने वाले। लेकिन सोचिए जरा, अगर ये सरल हैं तो जटिल यानी कॉम्प्लेक्स क्या होता होगा? क्या होता है जब ये अलग अलग तरह की सेल्स एक साथ मिलकर टीम बनाते हैं? ये सवाल आपको अगले हिस्से तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तब तक के लिए इसके बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्ते। कभी सोचा है जैसे हमारी स्किन हमें बचाती है, वैसे पौधे खुद को कैसे बचाते हैं? उनके पास भी एक कमाल का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। आज हम पौधों के इसी आर्मर यानी रक्षा कवच की बात करने वाले हैं। तो पौधों के जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, वो बिल्कुल हमारी स्किन जैसे ही हैं। मतलब काम लगभग एक जैसा ही है। दोनों ही प्रोटेक्शन देते हैं, पानी को शरीर से बाहर जाने से रोकते हैं और हाँ, सांस लेने में भी मदद करते हैं। कितनी मजेदार बातें हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं पौधे की पहली स्किन से। मतलब जब पौधा छोटा और यंग होता है तो उसकी हिफाजत कौन करता है? यही, इससे कहते हैं एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस आखिर है क्या? देखिए, ये लिविंग सेल्स यानी जिंदा कोशिकाओं की बस एक सिंगल पतली सी लेयर है और ये पूरे के पूरे पौधे को एक कवर की तरह, एक शील्ड की तरह ढक लेती है। कह सकते हैं कि ये पौधे का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये सेल्स एक दूसरे से कैसे चिपकी हुई हैं, एकदम टाइट। इनके बीच जरा सी भी खाली जगह नहीं होती। इसी वजह से एक मजबूत कंटिन्यूअस लेयर बन जाती है जो अंदर के सारे नाजुक हिस्सों को बाहर की दुनिया से महफूज रखती है। लेकिन रुकिए, ये स्किन सिर्फ एक सिंपल सा कवर नहीं है। अरे इसके पास तो कुछ बहुत ही स्मार्ट टूल्स भी हैं जो पौधे को जिंदा रहने में मदद करते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि ये स्किन और कौन कौन से कमाल के काम करती है। यहाँ इसके 3 सबसे जरूरी काम बताए गए हैं। पहला है वाटरप्रूफिंग। सोचिए, जो पौधे रेगिस्तान जैसी सूखी जगहों पर उगते हैं, वहां पानी बचाना कितना जरूरी है। तो ये एपिडर्मिस क्या करती है? ये क्यूटिन नाम की एक वैक्स जैसी कोटिंग बना लेती है जो बिल्कुल रेनकोट की तरह पानी को लॉक कर देती है। दूसरा काम है सांस लेना। इसके लिए इसमें स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो खिड़कियों की तरह काम करते हैं। और तीसरा, जब बात जड़ों की आती है तो यही एपिडर्मिस लंबे लंबे बालों जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी सोख सके। अच्छा, तो अब जरा इन खिड़कियों पर यानी स्टोमाटा पर फोकस करते हैं। ये सिर्फ गैस एक्सचेंज मतलब सांस लेने देने का काम ही नहीं करते, बल्कि पौधे की स्वेटिंग यानी ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है? इन खिड़कियों पर गार्ड भी खड़े रहते हैं। ये देखिए, ये जो 2 किडनी शेप के सेल्स दिख रहे हैं ना, यही हैं वो गार्ड सेल्स। और ये बहुत स्मार्ट हैं। जब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो ये दरवाजा मतलब पोर खोल देते हैं और जैसे ही लगता है कि पानी बचाना है तो फौरन दरवाजा बंद। क्या गजब का मैकेनिज्म है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि जब पौधा बड़ा हो जाता है, एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, तब क्या होता है? क्या सेल्स की एक पतली सी लेयर काफी होगी? नहीं, तब तो उसे और भी मजबूत प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। सही कहा ना। तो ये अपग्रेड होता कैसे है? जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, उसकी ये पतली सी स्किन हट जाती है और उसकी जगह ले लेता है एक मोटा मजबूत आर्मर। और इसी आर्मर को हम कहते हैं कॉर्क, या आम भाषा में पेड़ की छाल। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। याद है, एपिडर्मिस लिविंग सेल से बनी थी, लेकिन कॉर्क ये डेड सेल से बनता है। ये सेल्स अब जिंदा नहीं है। इनका बस एक ही काम है, हेवी ड्यूटी प्रोटेक्शन देना, बिल्कुल एक असली कवच की तरह। इस इमेज में देखिए, ये सेल्स कैसे एक दूसरे के साथ पैक्ड हैं, जैसे किसी दीवार में ईंटें लगी होती हैं। कोई गैप नहीं, कुछ नहीं। ये एक ऐसी मजबूत दीवार बना देते हैं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है, और यही पौधे को हर बाहरी खतरे से बचाती है। तो आखिर ये कॉर्क इतना मजबूत होता क्यों है? इसके पीछे कुछ वजह हैं। 1 कि इसके सेल्स डेड होते हैं। 2 कि ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कोई गैप नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी दीवारों में सुबेरिन नाम का एक खास केमिकल जमा होता है, और इसी सुबेरिन की वजह से छाल वाटरप्रूफ और गैस प्रूफ दोनों बन जाती है।
मतलब एक अभेद्य किला। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उससे फटाफट से एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं। स्किन बना मार्मर, ताकि दोनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ साफ बता रही है। एक तरफ है एपिडर्मिस, जो लिविंग सेल्स की सिंगल लेयर है, क्यूटिन का इस्तेमाल करती है और ब्रीदिंग जैसे एक्टिव काम करती है। दूसरी तरफ है कॉर्क, ये डेड सेल्स की कई लेयर से बना है, इसमें सुबरिन होता है और इसका काम बस पैसिव प्रोटेक्शन है। तो एक हुई पौधे की जवान स्किन और दूसरा हुआ उसका मजबूत पुराना कवच। और अब एक बड़ा ही मजेदार सवाल, अगर पेड़ की छाल गैस प्रूफ है, एक किला है, तो फिर उसके अंदर जो लिविंग टिश्यूज हैं, उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कहां से मिलती है, कैसे? सोचिएगा इसके बारे में। यह दिखाता है कि पौधों की दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ नया और एक्साइटिंग जानने के लिए होता है। जरा एक विशाल पेड़ के बारे में सोचिए। उसकी जड़ें जमीन में हैं और पत्तियां आसमान में। तो सवाल ये उठता है कि पानी और खाना जड़ों से इतनी ऊंचाई तक पहुंचता कैसे है? आज हम पौधों के अंदर छिपे इसी कमाल के पाइपलाइन सिस्टम का राज खोलने वाले हैं। लगता तो ये बड़ा सीधा सा सवाल है ना? पर इसका जवाब पौधों की इंजीनियरिंग के एक बेहतरीन नमूने में छिपा है। तो आखिर ये पूरा कमाल होता कैसे है? तो इसका जवाब है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी जटिल ऊतक। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई स्पेशल टीम हो जिसमें अलग अलग तरह के सेल्स एक साथ मिलकर एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं, और वो मिशन है पौधे के अंदर लॉजिस्टिक्स को संभालना। चलिए अब इस सिस्टम के पहले हिस्से को देखते हैं। इसका नाम है जाइलम, और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस ये सोचिए कि ये पौधे का पानी का पाइप है। और मजे की बात यह है कि जाइलम एक वन वे स्ट्रीट है, मतलब बिल्कुल एक नल की तरह, जो पानी और मिनरल्स को जमीन से खींचकर सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ भेजता है, पौधे के बाकी हिस्सों तक। और इसकी बनावट को देखिए, इसके काम का सारा राज यहीं छिपा है। ये जो सेल्स हैं, ये खोखले हैं, मजबूत हैं, बिल्कुल किसी पाइप की तरह। और क्योंकि ये अंदर से एकदम खाली हैं, पानी को ऊपर जाने के लिए एक खुली सड़क मिल जाती है, बिना किसी रुकावट के। तो ये जाइलम पाइप बनता कैसे है? असल में 4 चीजों से: ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। पर यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, इनमें से जो पहले 3 हिस्से हैं ना, वो असल में डेड सेल्स हैं, मृत कोशिकाएं, जो सिर्फ एक ढांचा, एक खोखली पाइपलाइन बनाती हैं। पूरी टीम में बस एक ही जिंदा खिलाड़ी है, जाइलम पैरेन्काइमा, जिसका काम है खाना स्टोर करना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो वो था पानी का सिस्टम। अब बात करते हैं खाने की डिलीवरी की, और इसके लिए है सिस्टम का दूसरा हिस्सा, फ्लोएम। अगर जाइलम पौधे का वाटर पाइप था, तो फ्लोएम को समझिए पौधे का फूड ट्रक। और जाइलम से बिल्कुल अलग, फ्लोएम एक 2 वे डिलीवरी सर्विस है। ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जिसे जरूरत हो, चाहे वो हिस्सा ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे जड़ों तक। इसकी बनावट भी देखिए, जाइलम से कितनी अलग दिख रही है ना? और ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोएम ज्यादातर जिंदा यानी लिविंग और एक्टिव सेल्स से बना है। आखिर खाने के डिलीवरी का इतना मुश्किल काम जो करना है। फ्लोएम की टीम में भी 4 खिलाड़ी हैं, पर यहाँ कहानी एकदम उल्टी है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब के सब जिंदा हैं। यहाँ सिर्फ एक ही हिस्सा डेड है, फ्लोएम फाइबर्स, जिसका काम है बस सपोर्ट देना। देखा, जाइलम से ठीक उल्टा। तो अब हम दोनों सिस्टम्स के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं और दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें मेन फर्क क्या है। तो पूरी कहानी का निचोड़ ये है, जाइलम यानी पानी का पाइप, ये 1 वे है और ज्यादातर डेड सेल से बना है। और फ्लोएम यानी फूड ट्रक, ये 2 वे है, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ जाता है और ज्यादातर लिविंग सेल से बना है। बस ये एक लाइन याद रख ली तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने फंडामेंटल हैं। इनके बिना शायद पौधे कभी जमीन पर पनप ही नहीं पाते। ये वाकई में प्रकृति के वो साइलेंट इंजीनियर्स हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और पूरी दुनिया को चलाते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल, अगर पौधों के पास पानी के लिए इतना परफेक्ट पाइपलाइन सिस्टम है, तो फिर वो अपनी पत्तियों से करीब 95% पानी भाप बनकर उड़ने क्यों देते हैं?
ये एक पहेली है जो हमें एक और बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस की तरफ ले जाती है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। चलिए अब बात करते हैं जानवरों की, और सबसे पहले एपिथेलियमी ऊतक की। कभी सोचा है हमारा शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुरक्षित कैसे रहता है? भाई इसी की वजह से। ये हमारे शरीर का एक तरह से अदृश्य कवच है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर जरा सोचिए, अगर हमारा शरीर एक घर है तो इस घर की हर दीवार, हर फर्श अंदर से भी और बाहर से भी खास टाइलों से ढका होता है। और ये टाइलें ही तो हैं एपिथेलियमी ऊतक। इनका काम है हर चीज को अपनी जगह पर रखना और उसे सेफ रखना। तो ये तो समझ आ गया कि एपिथेलियमी ऊतक हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है, पर इसकी असली ताकत आप जानते हैं कहाँ है? इसकी बनावट में। इसकी कोशिकाएं यानी सेल्स एक दूसरे से इतनी कसकर जुड़ी होती हैं जैसे दीवार में ईंटें, कि उनके बीच जरा भी जगह नहीं होती। और यही चीज इसे एक जबरदस्त बैरियर बनाती है जो हमारे अंगों को एक दूसरे से अलग और महफूज रखती है। अच्छा, तो अब ऐसा नहीं है कि ये सारी डाइलें एक जैसी ही होती हैं। चलिए सबसे पहले टाइप को देखते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम या सरल शल्की एपिथेलियम। इनको आप सबसे पतली, सबसे नाजुक टाइलें समझ सकते हैं। ये उन जगहों के लिए बनी है जहां बहुत ही डेलिकेट काम होता है। इसकी बनावट को समझना बहुत आसान है। बस सोचिए कि फर्श पर एकदम पतली, चपटी, लगभग ट्रांसपेरेंट टाइलें लगी हैं। बस ये इतनी ही नाजुक होती हैं। और देखिए, असल में ये कुछ ऐसा दिखता है। ध्यान से देखिए, ये सेल्स की सिर्फ एक ही बहुत ही पतली लेयर है। और यही बनावट, यही डिजाइन इसे इसके खास काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। अब सवाल ये है कि ये इतनी पतली क्यों है? क्योंकि ये उन जगहों के लिए बनी है जहां चीजों को जल्दी और आसानी से आर पार जाना होता है, जैसे हमारे फेफड़ों में हवा का आना जाना या हमारी खून की नसों से जरूरी न्यूट्रिएंट्स का गुजरना। ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है सिर्फ इसी नाजुक सिंगल लेयर डिजाइन की वजह से। चलिए अब नाजुक से मजबूत की तरफ चलते हैं। क्या हो अगर शरीर को सुरक्षा के लिए एक मोटी परत की जरूरत पड़ जाए? बस यहीं पे हमारा दूसरा टाइप काम आता है, जो पहले वाले से एकदम बिल्कुल उल्टा है। तो वापस अपनी टाइलों वाली बात पर आते हैं। अगर सिंपल स्क्वेमस एक पतली नाजुक टाइल थी, तो ये वाला यानी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टाइलों का एक पूरा ढेर है, एक के ऊपर एक, कई सारी लेयर्स। और ये सब क्यों? ताकि टूट फूट से बचा जा सके और एक ऐसी दीवार बनाई जा सके जिससे कोई पार ना कर पाए। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ है नाजुक सिंगल लेयर वाला सिंपल स्क्वेमस और दूसरी तरफ मोटा कई लेयर्स वाला स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। दोनों की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है ना? तो सीधी सी बात है, एक लेयर का मतलब है नाजुक काम, जैसे चीजों का आर पार जाना, और कई लेयर्स का मतलब है जबरदस्त प्रोटेक्शन। ये बायोलॉजी का एक क्लासिक केस है जहां बनावट ही तय करती है कि काम क्या होगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? हमारी अपनी स्किन। सोचिए, हर दिन हमारी त्वचा कितनी रगड़, कितनी खरोचों और बाहरी दुनिया के हमले झेलती है। अगर ये बहुत सारी लेयर्स न होती तो हमें प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाती। चलिए अब एक बिल्कुल अलग शेप और अलग काम वाले टिश्यू की बात करते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सेल्स खंभों की तरह लंबे होते हैं और ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन यानी चीजों को सोखने और बाहर निकालने में माहिर होते हैं। देखिए, नाम ही सब कुछ बता रहा है ना? कॉलमनर मतलब कॉलम यानी स्तंभ। इन सेल्स को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये सच में लंबे और पतले होते हैं, बिल्कुल किसी पुरानी बिल्डिंग के पिलर्स की तरह। और ये जो इनकी लंबाई है, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसका एक बहुत जरूरी कारण है। इस लंबाई की वजह से इन्हें चीजों को अब्सॉर्ब करने और बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिल जाता है, और यही तो इनका मेन काम है। और ये काम कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यही टिश्यू हमारी आंत के अंदरूनी परत बनाते हैं, जहां ये हमारे खाए हुए खाने से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखते हैं। तो इनका जो पिलर जैसा स्ट्रक्चर है, वो इस जिंदगी देने वाले प्रोसेस के लिए एकदम परफेक्टली डिजाइंड है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या हो अगर इन कॉलम जैसे सेल्स को एक स्पेशल अपग्रेड मिल जाए? क्या हो जब उन्हें सिर्फ खड़े नहीं रहना बल्कि हिलना डुलना भी हो? जब इन कॉलमनर सेल्स के ऊपर बालों जैसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, तब हम इन्हें सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं? ये एक साथ एक ही लय में हिलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे झाड़ू की तरह।
और हमारे सांस लेने के रास्ते से बलगम और धूल को बाहर धकेलते रहते हैं ताकि हम साफ हवा में सांस ले सकें। चलिए अब आखिर में दो और स्पेशल टाइप्स को देख लेते हैं। दोनों के अपने खास रोल हैं। एक है क्यूब जैसा मजबूत और दूसरा कुछ खास चीजें बनाने और बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसा नाम वैसा काम। ये क्यूब के शेप वाले सेल्स से बना होता है और ये क्यूब वाला शेप इन्हें बहुत स्टेबल बनाता है। मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए ये शेप एकदम परफेक्ट है। जैसे किसी बिल्डिंग के लिए मजबूत फाउंडेशन ब्लॉक्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये मजबूत क्यूब्स उन जगहों पर स्ट्रक्चर और सपोर्ट देते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि हमारी किडनी की ट्यूब्स में और लार बनाने वाले ग्रंथियों यानी सलाइवरी ग्लैंड्स की नलियों में। ये इन जरूरी रास्तों को खुला रखने और ठीक से काम करने में मदद करते हैं। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल, क्या होता है जब एपिथेलियल टिश्यू की एक परत अंदर की तरफ मुड़ जाए? सोचिए सेल्स की एक सीधी शीट खुद ही फोल्ड होकर एक छोटी सी थैली बना ले। ऐसा क्यों होगा भला? और इसी फोल्ड का नतीजा है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। जब एपिथेलियल टिश्यू का एक हिस्सा अंदर की ओर मुड़ता है तो वो एक ग्लैंड यानी ग्रंथि बन जाता है। ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां पसीना, लार या हार्मोन्स जैसी जरूरी चीजें बनाने और बाहर निकालने का काम करती हैं। तो असल में ये भी एपिथेलियल टिश्यू ही है, बस इसका काम बदल गया है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे ध्यान में रखते हुए एक आखिरी सवाल। हमारी स्किन जो कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस से बनी है, हर रोज न जाने कितने चैलेंजेस का सामना करती है। तो उसकी ये जो कई परतों वाली बनावट है, वो इन चैलेंजेस से निपटने में उसकी मदद कैसे करती है? ये एक बेहतरीन रिमाइंडर है कि बायोलॉजी में बनावट और काम हमेशा साथ साथ चलते। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर वो कौन सी चीज है जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखती है? ये है संयोजी ऊतक। ये वो कमाल का सिस्टम है जो हमारे शरीर को सहारा देता है, हमारे अंगों को जोड़ता है और उन्हें अपनी जगह पर महफूज भी रखता है। तो अगर मैं पूछूं कि हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो गोंद की तरह काम करता है, एक बिल्डिंग के फ्रेम की तरह ढांचा देता है और एक डिलीवरी सर्विस की तरह सामान भी पहुंचाता है, जवाब सिर्फ एक है, संयोजी ऊतक। चलिए आज इसी की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले ये संयोजी ऊतक आखिर है क्या? देखिए, ये ऐसे ऊतकों का एक ग्रुप है जिनका मेन काम ही है शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना और सपोर्ट देना। पर इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी बनावट। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं होती, बल्कि एक जेली जैसे पदार्थ में, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, आराम से बिखरी रहती हैं। और यही मैट्रिक्स तय करता है कि ऊतक लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या लचीला। यही खूबी इसे शरीर के बाकी ऊतकों से एकदम अलग बना देती है। इसे और बेहतर समझने के लिए एक मजेदार एनालॉजी लेते हैं। सोचिए, हमारा शरीर एक वर्कशॉप है और संयोजी ऊतक उस वर्कशॉप का जादुई टूल बॉक्स है, जिसमें हर काम के लिए एक खास टूल मौजूद है। तो हमारे टूल बॉक्स का सबसे पहला औजार है एक लिक्विड टूल, जो हमारे शरीर के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को संभालता है। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा खून यानी ब्लड है। ब्लड की बनावट देखिए कितनी दिलचस्प है। इसका जो लिक्विड हिस्सा है उसे प्लाज्मा कहते हैं और यही वो तरल मैट्रिक्स है जिसमें लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स सब तैरते रहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं है, बल्कि एक जीता जागता चलता फिरता ऊतक है। और इसका काम क्या है? सोचिए, ब्लड हमारे शरीर का एक सुपर बिजी हाईवे है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है और हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। खाने से पोषक तत्व और हार्मोन्स को उनकी मंजिल तक ले जाता है और फिर वापसी में कोशिकाओं से सारा कचरा उठाकर उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। चलिए अब टूल बॉक्स के कुछ हैवी ड्यूटी टूल्स की बात करते हैं। वो औजार जो हमारे शरीर को आकार, सहारा और एक मजबूत ढांचा देते हैं। ये हमारे शरीर के पिलर्स और बीम्स की तरह हैं। और इस कैटेगरी में सबसे मजबूत टूल है हमारी अस्थि यानी हड्डी। ये एक बेहद कठोर संयोजी ऊतक है। यहाँ वो जेली जैसा मैट्रिक्स अब जेली नहीं रहा, बल्कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर एकदम पत्थर जैसा ठोस हो गया है और इसी में कोशिकाएं मजबूती से फंसी होती हैं। यही तो है जो हमारे शरीर का पूरा फ्रेमवर्क बनाता है। लेकिन हड्डियां आपस में जुड़ती कैसे हैं? यहाँ दो और बहुत जरूरी टूल्स काम आते हैं, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट में बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है और ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है।
वहीं दूसरी तरफ टेंडन बेहद मजबूत होता है, लेकिन उसमें लचीलापन कम होता है। इसका काम है हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक छोटी सी ट्रिक। बस याद रखिए BLB यानी बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, और MTB मतलब मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन। सिंपल, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल। हम सब जानते हैं कि हड्डियां नहीं मोड़ी जा सकती, राइट? तो फिर सोचिए, हम अपने कान को या अपनी नाक की नोक को इतनी आसानी से कैसे मोड़ लेते हैं? इसका जवाब है कार्टिलेज यानी उपास्थि। ये भी एक तरह का संयोजी ऊतक है, लेकिन ये हड्डी के मुकाबले काफी नरम और ज्यादा लचीला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मैट्रिक्स हड्डी जितना कठोर नहीं होता और इसीलिए ये मुड़ सकता है। जरा अपने कान को मोड़कर देखिए, जिसे आप मोड़ पा रहे हैं वो हड्डी नहीं बल्कि कार्टिलेज है। अब हम अपने टूल बॉक्स के उन औजारों की बात करेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत जरूरी काम करते हैं। ये खाली जगहों को भरते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। इनमें से पहला है एरियोला ऊतक। इसे हम कह सकते हैं अंगों के अंदर की पैकेजिंग मटेरियल। जैसे हम किसी नाजुक सामान को बचाने के लिए बॉक्स में थर्मोकोल या बबल रैप भरते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ये ऊतक हमारी स्किन और मसल्स के बीच और हमारे अंगों के आसपास की खाली जगह को भर देता है। ये न सिर्फ हमारे अंदर के अंगों को सपोर्ट देता है, बल्कि चोट लगने पर ऊतकों की मरम्मत में भी बहुत मदद करता है। और हमारा अगला उपयोगी टूल है एडिपोज ऊतक या वसामय ऊतक। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गर्म जैकेट। जी हाँ, ये हमारे शरीर का नेचुरल इंसुलेटर है जो शरीर की गर्मी को अंदर ही लॉक करके रखता है। ये ऊतक हमारी त्वचा के ठीक नीचे पाया जाता है और इसकी कोशिकाएं फैट यानी वसा से भरी होती हैं। तो इसके दो बड़े काम हैं। पहला, भविष्य के लिए ऊर्जा को फैट के रूप में स्टोर करना, और दूसरा, शरीर को गर्म रखना। तो ये थे हमारे टूल बॉक्स के सारे खास औजार। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम मिलकर कैसे हमारे शरीर को चलाता है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। रक्त है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अस्थि यानी हड्डी है शरीर का फ्रेमवर्क, लिगामेंट और टेंडन है कनेक्टर्स, कार्टिलेज देता है लचीलापन और स्मूथनेस, और एरियोलर और एडिपोज ऊतक करते हैं पैकिंग और इंसुलेशन का काम। देखिए हर एक का कितना खास और जरूरी रोल है। तो अगली बार जब आप अपने शरीर के बारे में सोचें तो याद रखिएगा, खून की एक छोटी सी बूंद से लेकर हमारे पूरे कंकाल तक, ये संयोजी ऊतक ही वो असली हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर हम सबको सचमुच एक साथ जोड़े रखता है। तो चलिए हम अपनी एनिमल टिश्यूज की सीरीज के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आज हम बात करेंगे उन दो कमाल के टिश्यूज की जिनके दम पर हमारा शरीर चलता फिरता है। मतलब हर एक्शन और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी इन्हीं की है। कभी सोचा है कि जैसे ही कोई चीज अचानक सामने आती है, हाथ अपने आप कैसे उठ जाता है, या फिर पैर किसी नुकीले चीज पर पड़ा और झट से पीछे हो गया? ये सब आप जानते हैं मूवमेंट और कंट्रोल का ही खेल है। तो असल में ना, कोई भी एक्शन कोई एक अकेला टिश्यू नहीं कर सकता। इसके लिए एक प्रॉपर टीम वर्क चाहिए, दो खास टिश्यूज के बीच एक सॉलिड पार्टनरशिप। तो चलिए आज इसी डायनामिक डुओ से मिलते हैं। ओके, तो टीम के पहले मेंबर हैं मस्कुलर टिश्यू, मतलब वो टिश्यू जो हमारे शरीर में हर तरह के फिजिकल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। अब इनका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इनके अंदर होते हैं स्पेशल प्रोटीन्स। जैसे ही सिग्नल मिलता है, ये प्रोटीन्स सिकुड़ जाते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। बस इसी सिकुड़ने फैलने से मूवमेंट यानी गति पैदा होती है। सबसे पहले आती हैं स्ट्राइएटेड मसल्स, यानी ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ उठाना, चलना, दौड़ना। इसीलिए इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं और ये आमतौर पर सीधे हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। इनका स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके सेल्स लंबे होते हैं, सिलिंड्रिकल, और जब इन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो इन पर लाइट और डार्क कलर की पट्टियां यानी धारियां दिखती हैं। इसी वजह से इनका नाम है स्ट्रिएटेड या रेखित मसल। और हाँ, एक और खास बात, इनके एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अब आते हैं उन मसल्स पर जो अपनी मर्जी से काम करती हैं, हमारी मर्जी से नहीं। ये हैं स्मूथ मसल्स यानी इनवॉलंटरी मसल्स। सोचिए, खाने का डाइजेस्ट होना या आंख की पुतली का रोशनी में छोटा बड़ा होना,
ये सब हम कंट्रोल नहीं करते, ये अपने आप होता है। ये सब इन्हीं की वजह से। और ये दिखने में भी स्ट्रिएटेड मसल्स से बिल्कुल अलग है। इनके सेल्स स्पिंडल शेप्ड होते हैं, मतलब बीच से मोटे और किनारों से पतले। इनमें स्ट्रिएटेड मसल्स की तरह धारियां नहीं होती, इसीलिए इन्हें अनस्ट्रिएटेड भी कहते हैं। और हाँ, इनके एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। और अब तीसरी और सबसे यूनिक मसल टाइप, कार्डियक मसल। जैसा नाम से ही साफ है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट यानी दिल में पाई जाती है। सोचिए, ये एक ऐसी ऑटोमेटिक मसल है जो लाइफ लॉन्ग बिना रुके, बिना थके हर सेकंड काम करती रहती है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है इनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, एकदम ताल में धड़कना। इनके सेल्स होते तो सिलिंड्रिकल ही हैं, लेकिन इनमें से ब्रांचेस निकली होती हैं जो आपस में जुड़कर एक पूरा नेटवर्क बना लेती हैं। इसी नेटवर्क की वजह से पूरा दिल एक साथ एक यूनिट की तरह धड़क पाता है। और हाँ, इनमें भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। तो चलिए एक क्विक कंपैरिजन हो जाए तीनों का। देखिए, कंट्रोल, लोकेशन, सेल का शेप और स्ट्रिएशंस, इन सब मामलों में ये तीनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। ये टेबल इनके बीच का फर्क याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ठीक है, हमने मूवर्स यानी मूवमेंट करने वालों के बारे में तो जान लिया, लेकिन इनको मूव करने का ऑर्डर कौन देता है? यहां एंट्री होती है हमारी टीम के दूसरे मेंबर की, नर्वस टिश्यू। ये है हमारे शरीर के कंट्रोलर्स, कमांड सेंटर। अब नर्वस टिश्यू की जो बेसिक यूनिट है उसे कहते हैं न्यूरॉन। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो है सेल बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर एक लंबी सी पूंछ जैसी चीज है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और पेड़ की टहनियों जैसी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। बस इन्हीं के जरिए सारे मैसेज आते जाते हैं। इन न्यूरॉन्स को ना हम अपने शरीर के हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये मैसेजेस को, जिनको नर्व इंपल्स कहते हैं, इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं जैसे तारों में करंट दौड़ता है, बिल्कुल वैसा ही। और एक कमाल की बात बताऊं, एक अकेला नर्व सेल यानी एक न्यूरॉन पता है कितना लंबा हो सकता है? पूरे 1 मीटर तक। सोच के देखिए, हमारे ही शरीर के अंदर इतने लंबे लंबे सिंगल सेल्स मौजूद हैं। तो अब तक हमने मूवर्स और कंट्रोलर्स के बारे में अलग अलग समझ लिया। चलो अब देखते हैं कि ये टीम, ये डायनामिक डुओ एक साथ मिलकर काम कैसे करती है। ये जो लाइन है ना, ये पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। नर्व और मसल टिश्यू का एक कॉम्बिनेशन, ये टीम वर्क ज्यादातर जानवरों के लिए फंडामेंटल है, मतलब बेहद जरूरी। इसी टीम वर्क की बदौलत हम किसी भी स्टिमुलस यानी अचानक होने वाली घटना पर तेजी से रिएक्ट कर पाते हैं। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से सिग्नल लेकर आती हैं और मसल्स को एक्टिवेट करती हैं। फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर एक्शन करती हैं। मतलब साफ है, बिना सिग्नल के मसल्स कुछ नहीं कर सकती, और बिना मसल्स के उस सिग्नल का कोई फायदा नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। जितनी देर में ये सब कुछ देखा और सुना, इस बीच में हमारे नर्व्स और मसल्स के बीच लाखों करोड़ों सिग्नल्स फायर हो चुके होंगे, सिर्फ इसलिए कि हमारा शरीर ठीक से चलता रहे। हम जानते भी नहीं और अंदर ये सब हो रहा है। सच में एक जबरदस्त टीम वर्क है ये।